आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक। केमिकल काइनेटिक, केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन, क्या रिएक्शन। और काइनेटिक मीन्स होता है बेटा मोशन। मोशन यू कैन से स्पीड। तो मोशन की बात करें या स्पीड की बात करें, तो मतलब रिएक्शन में स्पीड। तो रिएक्शन में स्पीड का मतलब यहां से कुछ मतलब समझ नहीं आया, तो पहले हमको ये समझना पड़ेगा रिएक्शन क्या है। एक्चुअल में रिएक्शन समझ के देखो तो रिएक्शन में क्या होता है कि यहां पर टू जनरेट न्यू मॉलिक्यूल। व्हाट इज रिएक्शन? टू जनरेट न्यू मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, मतलब कुछ भी नया बना देना जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, कुछ भी हो। और बनेगा किससे? कुछ नया, कुछ रॉ मटेरियल जैसे यूज होते हैं, मकान अगर बनाते हैं तो कुछ रॉ मटेरियल यूज होते हैं, वैसे ही हमारी रिएक्शन में क्या होता है, कुछ नया कंपाउंड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ पुराने मटेरियल्स यूज करने पड़ेगा। पुराने मटेरियल मींस क्या है, यहाँ पे रिएक्टेंट कुछ मॉलिक्यूल यूज करने पड़ेगा, कुछ केमिकल स्पीशीज यूज करनी पड़ेगी, जिनके हम क्या करेंगे, उनके बॉन्ड्स को ब्रेक करके हम कुछ नया बना देंगे, वो कहा जाएगा रिएक्शन। और वो कितनी जल्दी बन जाता है वो डिपेंड करती है काइनेटिक्स पे। बात समझ में आ गया? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि केमिकल काइनेटिक क्या होता है। कि रिएक्शन पहले तो तुम्हें जानना पड़ेगा रिएक्शन क्या होती है। तो टू जनरेट न्यू मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड व्हिच हैव द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज और डिफरेंट मास। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर तुम्हें अब कुछ बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले ले, सबसे बेस्ट एग्जांपल रहेगा, बेसिक से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे आपने बना दिया वाटर, जो कि तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन फिजिकल स्टेट में किस अवस्था, फिजिकल स्टेट में गैस होता है और ऑक्सीजन भी फिजिकल स्टेट में गैस होता है। यहाँ पे वाटर किस स्टेट में आ गया? लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ से तुम्हारी एक फिजिकल प्रॉपर्टी तो यहाँ से साफ साफ दिख रही है कि फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज हो गई। बात करें केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन होती रिएक्शन की, ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल्स कैसे आपस में रिएक्शन करेंगे। या बात करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जहां रिएक्शन कर सकता है वहां पे वाटर हम रिएक्ट नहीं करा सकते। मतलब यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज है वो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल से डिफरेंट हो, यही होती है केमिकल रिएक्शन। मींस हमें कुछ भी न बना मिले और उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाए। अब बात करते हैं काइनेटिक की। ये बदलाव कितनी जल्दी आता है, इसे हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक के अंदर। बात समझ में आया कि ये बदलाव कितनी जल्दी आता है, उसे हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक के अंदर। तो यहां से डराइव होता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। उससे पहले पता करना चाहिए कि ये तो आप बेसिकली तो समझ गए होंगे कि ये क्या होता है केमिकल काइनेटिक। तो केमिकल काइनेटिक क्या होता है? रिएक्शन टू जनरेट अ न्यू मॉलिक्यूल्स, हाउ स्पीड, हाउ फास्ट जनरेट अ न्यू मॉलिक्यूल्स। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर होगी कि कितनी जल्दी क्या होता है न्यू मॉलिक्यूल्स आपको प्राप्त हो जाता है, और उसकी स्पीड कहां पढ़ेंगे हम? केमिकल काइनेटिक। तो ये फिजिकल ब्रांच होती है, इट इज अ फिजिकल ब्रांच। ये केमिस्ट्री की ब्रांच होती है और इसे हम पढ़ते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जिसे हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, which deals with rate of chemical reaction, rate of chemical reaction। बेटा यहाँ पे रेट की, जहां पे बात आई रेट की, तो रेट में यूनिवर्स में जो भी फार्मूले होते हैं जिनके आगे रेट लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो रहा है? जैसे आपने बहुत से बेसिक पढ़े हुए इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब क्या? समय के अकॉर्डिंग, जो चीजें समय के अकॉर्डिंग हो, समय के अनुसार, मतलब जहां पे बेस जो हो आपका समय हो, जहां पे बेस क्या हो? समय हो, जिसके अनुसार देखा जाएगा उसे कहते हैं रेट। तो यहाँ पर समय के अनुसार देखेंगे, रेट हम तभी लगाते हैं जब चीजों को हम समय के अनुसार देखते हैं। तो जब हम केमिकल रिएक्शन को देखें विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, when we calculated the rate of speed of reaction, how fast reaction is completed with respect of time is said to be rate of reaction। क्लियर हुआ कि यहाँ पे क्या कहेंगे हम? रेट हम तब यूज करते हैं जब हम क्या उस रिएक्शन को कंप्लीशन को, उस रिएक्शन को हम देखते हैं
समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ डेट देखते हैं, जब टाइम के अकॉर्डिंग उस रिएक्शन की कंप्लीशन देखते हैं तो हम उसको कहते हैं रेट। तो यहां से टाइप्स ऑफ रिएक्शन निकल गया एक टॉपिक की हमने कितनी, ये स्पीड क्या होगी, अब स्पीड कम भी होगी, ज्यादा भी होगी, स्थिर होगी, क्या क्या रहेगा, इसको पढ़ने के लिए इसको हम डिस्क्राइब करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। बेटा यहाँ पे हम एक ही बार में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, आप लोग साथ रहिएगा। अभी तुम लोग क्लियर हो? ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बेसिक बात करें तो यहाँ पर देखो तीन ही चीजें होती हैं, ये आप लोगों को पता है, या तो बहुत तेज हुआ कुछ, या बहुत धीमे हुआ, या मिडिल की स्टेट हुई। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में भी बेटा ऐसा ही होता है, यहाँ पे या तो वेरी फास्ट होती है, या वेरी स्लो होती है, या फिर मॉडरेट होती है। वेरी फास्ट रिएक्शन, अब बात करें रिएक्शन, रिएक्शन तो बहुत फास्ट ही होती है, क्योंकि रिएक्शन में आप जान ही नहीं पाते कौन कितनी जल्दी बन गया। बहुत सारा मॉलिक्यूल लेके आते हैं, बहुत सारा रिएक्टेंट लेके आते हैं, और एकदम फटाक से मुश्किल से 2-4 सेकंड नहीं लगते और कुछ नया बन जाता है। लेकिन हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, कुछ रिएक्शंस क्या होते हैं वो टाइम लेती है, टाइम टेकन होती है। जैसे बात करें कि लोहे पे जंग लग जाना बहुत स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता कि सरिये को पानी में, लोहे के सरिया पानी में डाल दिया और तुम्हारा रिएक्शन मतलब जंग लग गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तभी है जब तुम्हारा क्या हो कि सरिये को पानी में डालो, उसके बाद बेटा पानी 2-4 बूंदे पानी की रुकी रहे सरिये पर, उसके बाद ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए, फिर ये प्रोसेस धीरे धीरे होता है। ठीक है, और यहाँ पे डिपेंड करता है कि उस सरिये पे कोई भी उसकी सरिया की जो सरफेस हो वो डायरेक्टली स्मूथली हो, यहाँ पे कोई पेंट वगैरह ना होगा, पेंट वगैरह होगा तो सरिये पे कोई फर्क नहीं आएगा और उससे जंग नहीं लग सकता, कोरोजन ऑफ मेटल नहीं हो सकता है। वो तब होगा जब इसमें सरफेस बिल्कुल क्लीन हो, तब जाके वो कोरोजन में काम आती है। ये कोरोजन जो होता है बहुत स्लो प्रोसेस है। यहाँ पे कैलकुलेट करना कि हाँ ये चेंज आया, फिर पता चला किसी को चेंज देखना, किसी को रेट ऑफ रिएक्शन देखनी है यहाँ पर कोरोजन की, तो कैसे देखोगे, फिर शरीर को पानी डाला, फिर देखा अच्छा अभी तो हुई नहीं, फिर 1 मिनट बाद देख लिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जनरली क्या होता है, इनके लिए हम टाइम देखते हैं कि हाँ 2 दिन 4 5 दिन 10 महीने इतने दिन के बाद हम देखते हैं अच्छा अब लगा है। तो ये ऐसा नहीं होता, इस प्रोसेस को देखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, और कुछ प्रोसेस बहुत ड्यूरेशन में कैलकुलेट होता है। तो सिर्फ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पाते हैं, वो भी एक्सपेरिमेंटल। ये सब प्रोसेस जो है एक्सपेरिमेंटल है, इसीलिए मैंने फिजिकल केमिस्ट्री बोला था। यहाँ पे फिजिकली क्या होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता कि यहाँ बातें में चल रही बेसिकली थ्योरेटिकल बातें चल रही है। यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, सारा कुछ प्रोसेस होता है तुम्हारा थ्योरेटिकल नहीं, सब कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है। एक्सपेरिमेंटल, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो इमीडिएट रिजल्ट देते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं। तो यहाँ पर जो तुम्हारी रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस जो है बस वो थ्योरेटिकल रहता है। तो वेरी फास्ट रिएक्शन, पहली रिएक्शन जो तुम्हारी बेटा है वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। The reaction which is completed in 10⁻³ seconds, वो रिएक्शन जो बहुत कम टाइम में कंप्लीट हो जाए। इसमें लगभग आप बात करें कि इसमें 10⁻³ सेकंड लगे, जो इंस्टेंटली कंप्लीट हो जाए। chemical reaction are so fast, बहुत तेज हो, chemical reaction so fast that they take place instant। जैसे ही आपने रिएक्शन करवाई वो तुरंत क्या करता है, इंस्टेंटली रिएक्शन फाइन होता है। तो क्या कहेंगे, मेन बात है कितने कम टाइम में, 10⁻³ सेकेंड में कंप्लीट। ये इससे भी पहले सभी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन फास्ट रिएक्शन के अंतर्गत कैलकुलेट होती है। सभी जितनी भी फास्ट रिएक्शन है, जितनी भी इंस्टेंट रिएक्शन होती है जिनका हम कैलकुलेट कर पाते हैं, वो 10⁻³ सेकंड में कंप्लीट हो जाती है या इससे भी पहले कंप्लीट हो सकती है। ठीक है, उनको हम कहेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। यहां तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। वेरी फास्ट रिएक्शन, रिएक्शन सो फास्ट, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन आर सो फास्ट दैट दे टेक प्लेस इंस्टेंटेनियसली विद 10⁻³ सेकंड। वो रिएक्शन जो बहुत तेज होती है उनको हिंदी में कहते हैं तीव्र प्रक्रिया। क्या कहते हैं,
तीव्र अभिक्रिया, जो कि 10⁻³ सेकंड में कंप्लीट आती है, इससे पहले भी कंप्लीट होना पॉसिबल है, उन्हें कहेंगे हम फास्ट रिएक्शन। अब बात करते हैं स्लो रिएक्शन की। वेरी स्लो, ये बहुत लंबा समय लेती हैं, दिन भी ले सकती हैं, इवन मंथ भी हो सकता है, इनको कंप्लीट होने में मंथ भी होता है। ये महीने में क्या होती है, तो दिन में महीनों में कुछ चेंजेस दिखाती है। टेक डेज इवन मंथ टू शो एनी चेंज, टू शो एनी मेजरेबल चेंज। शो एनी मेजरेबल चेंज, और वो भी बेटा इनका क्या रहता है, एक देखो केमिकल रिएक्शन है, एक चीज कंफर्म है। या बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में, टेम्परेचर का हिसाब किताब बहुत जबरदस्त है। यहाँ पर टेम्परेचर का बहुत बड़ा गेम है। टेक डेज इवन मंथ टू शो एनी मेजरेबल चेंज। ये मेजरेबल चेंज मतलब कोई रिएक्शन चेंज आया कि नहीं। जैसे बात करें कोरोजन, अब कोरोजन हो रहा है, अब ऐसा नहीं कि पहले दिन नहीं होता, बेटा होता है, बट हम उसे क्या करते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। ये ऐसा नहीं कि ठीक है कोरोजन क्या हुआ कि 3 महीने तक बिल्कुल नहीं हुआ और अचानक से तीसरे महीने में 1 सेकंड हुआ और तुरंत हो गया, नहीं। वो प्रोसेस जैसे ही आप डिप करते हैं और एयर के कांटेक्ट में आता है, ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, बट उसे हम क्या करते हैं, मेजर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। इसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इवन मंथ एंड ईयर भी होता है बेटा। अगर आयरन ठीक ठाक बहुत अच्छी क्वालिटी में है, जिसमें कार्बन की मात्रा ठीक ठाक तरीके से प्रेजेंट है, यानी 0.5% करीब प्रेजेंट है, तो वो ठीक ठाक तरीके से टाइम लेगा। अब क्या होगा, उनमें इम्प्योरिटीज अगर ज्यादा है तो कम टाइम लेंगे और कोरोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, आयरन होता है कोरोसिव इन नेचर होता है व्हेन इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। जब इम्प्योरिटीज की अशुद्धियां बहुत ज्यादा अमाउंट में आयरन के साथ प्रेजेंट हो, तो तुम्हारा क्या होगा, कोरोजन जल्दी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इनको मेजर करने के लिए, मेजरेबल चेंज करने के लिए हमें कुछ टाइम के लिए रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। बात करते हैं, अब बात करते हैं मॉडरेट रिएक्शन के लिए। मॉडरेट रिएक्शन पहले था कि वहां पे क्या हो रहा है कि हम बात करें वेरी स्लो रिएक्शन में क्या होता है, सो मेजरेबल चेंज इन टाइम, इन डेज, इन मंथ, इवन मंथ, ये सब क्या चला था कि मंथ और दिनों में क्या होता है, कैलकुलेट होता है। बट मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे कुछ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में ही ये रिएक्शन पता चल जाती है, क्योंकि वो फास्ट हो रही थी। जितनी भी आयनिक रिएक्शन है वो सभी तुम्हारी क्या है, जितनी भी आयनिक रिएक्शन है वो वेरी फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। और ये सारी रिएक्शन तुम्हारी कौन सी है, जो तुम्हारी वेरी स्लो में आती है, जैसे कोरोजन हो गया, ये सारी रिएक्शन क्या आती है, तुम्हारी वेरी स्लो में आती है। बट मॉडरेट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस होता है, जैसे लाइक फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन में जो एग्जांपल यूज होते हैं वो तुम्हारे मॉडरेट रिएक्शन में होता है। उनको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये सारी रिएक्शन जो होती है वो रूम टेम्परेचर पे होती है, क्योंकि एक चीज फैक्टर मान लेना मेरा कि यहाँ पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी होती है। बाकी तो पता नहीं है ज्यादा कुछ, लेकिन टेम्परेचर पे पूरी रेट ऑफ रिएक्शन बेस्ड है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होगी और हाल में होगी। इसलिए इस सारी रिएक्शन को हम कैलकुलेट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, सारी रिएक्शनों को। तो मॉडरेट में क्या होता है, सो मेजरेबल चेंज, सो मेजरेबल चेंज एट रूम temperature, at room temperature, and hence rate of, इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रियाएं, rate of such reactions can be determined easily। इन रिएक्शंस के हम क्या करते हैं, उन सब रिएक्शन की जितनी भी रेट है वो बहुत जल्दी डिटरमाइन कर लेते हैं, डिटरमाइन इजीली। जनरली इस टाइप की रिएक्शन जो तुम्हारी है वो तुम्हारी बता चुका हूं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है, और उसमें भी फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन जो है वो तुम्हारा, इसका एग्जांपल बेटा ये है,
H2O2 gives out H न्यू, मतलब फोटोन की जब भी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा बनेगा। यहाँ पे H2O2 को ना तोड़ देना, फोटोन की रिएक्शन क्या करती है, उसको वाटर को अलग करती है और ऑक्सीजन को अलग करती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा मॉडरेट रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। और लगभग जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, इनमें हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो भी बेटा तुम्हारी मॉडरेट रिएक्शन में आती है। जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, ये सब किसमें कैलकुलेट की जाती है, मॉडरेट रिएक्शन में। यहाँ तक क्लियर हुआ? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, थैंक यू बच्चा लोग, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की। रेट ऑफ रिएक्शन, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन में एक चीज कॉमन निकली कि टू जनरेट समथिंग, टू जनरेट समथिंग न्यू, कुछ नया बना देना जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, उसे कहते हैं रिएक्शन। तो इस अकॉर्डिंग अब इनकी दो तीन रिएक्शन निकल गई कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं कि क्या होती है, वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, वेरी स्लो रिएक्शन होती है, मॉडरेट रिएक्शन होती है। इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर रिएक्शन होने में एक चीज तो बात करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट तो तभी बनेगा जब यहाँ से कुछ कमी होगी। मान लो 5 किलोग्राम कोई चीज ले लें, ये 5 किलोग्राम ये रिएक्टेंट है और यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं बना है, तो इसका कुछ पोर्शन हटेगा तभी तो यहाँ पे कुछ पोर्शन क्रिएट होगा, फिर आधा हटेगा फिर कुछ क्रिएट होगा, फिर पूरा खत्म होगा तब जाके ये पूरे जगह बन पाएगा। तो कम होगा उधर बढ़ेगा, यानी यहाँ पर क्या होता है कि हम कुछ कम कर रहे होते हैं और प्रोडक्ट सब कुछ बन रहा होता है, ये चीज यहाँ पे कॉमन है। दूसरी बात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी टोटल किसका पार्ट है, रिएक्शन का। और रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स को जब हम कैलकुलेट करते हैं वो कैलकुलेट करते हैं कंसंट्रेशन टर्म को, यानी मात्रा की बात करते हैं, पदार्थ कितनी मात्रा में। अब ऐसा तो नहीं 5 किलो लेके दोगे, वहां पे केमिस्ट्री में होता है कंसंट्रेशन, मतलब सांद्रता, कि उस पदार्थ की कंसंट्रेशन, यानी हिंदी में बोले तो सांद्रता कितनी थी, सांद्रता कितनी थी और रिएक्शन हुई तो कितनी रह गई। अगर रिएक्शन पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई तो यहाँ पे रिएक्टेंट मतलब अभिकारक बिल्कुल रह नहीं जाएगा और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट की सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अभिकारक की सांद्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कुल मिला के ये चीज तुम लोग समझ रहे होगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि परिवर्तन आ रहा है, मतलब चेंज आ रहा है। हिंदी में बोले तो कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन ही क्या कहा जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब टाइम के अकॉर्डिंग अब क्या हो रहा है, आधा कम हुआ तो टाइम लगा, फिर आधा कम हुआ फिर आधा टाइम लगा, फिर आधा कम हुआ, उस हिसाब से क्या हो रहा है, जितना ज्यादा चेंजेस आ रहा है, जितना ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, उतना क्या हो रहा है, प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। जितना चेंजेस आ रहा है उतना प्रोडक्ट तुम्हारा जनरेट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो मतलब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अब समझ लो कि अगर अभिकारक यानी रिएक्टेंट की सांद्रता में परिवर्तन हो रहा तो एज वेल एज प्रोडक्ट भी बन रहा है। जैसे अभी प्रोडक्ट शुरुआत में 0 था, फिर कुछ समय मान लो सेकंड, कोई रिएक्शन 5 घंटे में कंप्लीट होने वाली है, वैसे तो बहुत ज्यादा अगर मॉडरेट आयनिक रिएक्शन होगी तो वो तो सेकंडों में हो जाएगी, लेकिन अगर मान लो कि तो 1 घंटा भी ले लो, आधा घंटा ले लो, तो आधे घंटे कोई रिएक्शन होने कंप्लीट होने वाली है, बट उसमें तुमने क्या किया कि 5 मिनट रिएक्शन करवाई। तो क्या हो रहा है कि पहले तो 5 मिनट से पहले मतलब 0, जब टाइम 0 था तो तुम्हारे प्रोडक्ट कुछ भी बना नहीं था, और जैसे ही टाइम टी हो गया मतलब कुछ समय 5 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जब टाइम हुआ तो कुछ पदार्थ बन गए, कुछ प्रोडक्ट तुम्हारा बन गया। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हो कि कुल मिला के क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, यानी परिवर्तन आ रहा है। तो उसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन, द चेंज इन कंसंट्रेशन किस चीज में, ऑफ रिएक्टेंट, या तो आप रिएक्टेंट के टर्म में ले लो या आप प्रोडक्ट के टर्म में लो। ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की बात कर दी, अब मैं बात करता हूं प्रोडक्ट की। द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, यानी अभिकारक और सांद्रता
की कंसंट्रेशन यानी मात्रा में परिवर्तन, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नोन एज, क्या कहते हैं इसको, इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन, इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी सांद्रता में टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम को बेस मान के जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। याद है, क्लियर हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसके अकॉर्डिंग फिर रेट क्या होता होगा, या तो बात कर ले कि इसे रेट में क्या क्या आती है, कि तुम्हारा एवरेज रेट हो गया। तो एवरेज रेट का मतलब कोई रिएक्शन सपोज करो कि ये से ये रिएक्टेंट जो है तुम्हें पूरी तरीके से खत्म करना था, तो मतलब 2 kg ले लिया, अब ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, A to B कन्वर्ट हुआ। तो ये भी क्या हुआ कि ये से पहले 2 kg लिया था, तो यहाँ पे पहली बार में जब टाइम कुछ 5 सेकंड लिया आपने, तो 5 सेकंड में क्या हुआ कि यहाँ पर तुम्हारा 1 kg बना, 1 kg। उसके बाद फिर सेकंड टाइम आपने सिर्फ 2 ही सेकंड लिया, तो मान लो ½ kg बना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग ओवरऑल की बात करेंगे, 5 सेकंड, 2 सेकंड, अब कंप्लीट में क्या हो रहा है, पूरा 3 सेकंड ले लिया, तो 3 सेकंड में ओवरऑल क्या हो गया, ये 0 हो गया। तो यहाँ पे 1 kg बचा था, यहाँ पे ½ kg हो गया, सीधे सीधे गायब हो गया, यहाँ पे ½ kg 0 हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या बन गया, ½ kg 2 kg कंप्लीट हो गया। जहाँ पे रिएक्शन क्या हो गया, प्रोडक्ट पूरी तरीके से तुम्हारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे ओवरऑल की बात करोगे उसे क्या कहोगे, एवरेज। जब हम कोई चीज ओवरऑल स्पीड कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल कैलकुलेट करते हैं उसे क्या कहते हैं, एवरेज। इसके हिसाब से क्या हो गया, एवरेज। बट यहाँ पर बेटा एवरेज हमेशा तो नहीं ले सकते, बट एवरेज क्या है, पार्ट था, तो एवरेज लेंगे। अब किसी रिएक्शन में ऐसा तो होता नहीं कि बाइक की ब्रेक है लगा दी, तो एवरेज के बाद एक बात आती है इंस्टेंट, मतलब औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। हिंदी में औसत और तात्क्षणिक, एवरेज और इंस्टेंट। जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकल चुकी थी, तो आखिर इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन की नीड क्यों पड़ी। इसमें तो लॉजिकल बात है कि जब एवरेज निकल गई थी रेट ऑफ रिएक्शन, तो सोच के देखो कि बाय द वे रिएक्शन का प्रोडक्ट में चेंज होना बिल्कुल वैसे होता है, किसी इंसान को एक बड़े से पत्थर को पहाड़ से फेंक दो, और पहाड़ से फेंकने के बाद आप कहो कि इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करेंगे, तो बिल्कुल कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब पहाड़ से फेंक रहे हो तो उसमें क्या ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, और पहाड़ के बाद आपने ग्राउंड में फेंका, तो उसे ग्रेविटेशन फोर्स लगने में डायरेक्ट वो ग्राउंड पे आएगा, या उसको रोक पाओगे किसी बीच में, इम्पॉसिबल है रोकना। वैसे ही तुम्हारी रिएक्शन से प्रोडक्ट बनना, रिएक्शन कुछ क्या रिएक्शन का होती है, कन्वर्जन ऑफ टाइम। क्योंकि एवरेज निकालने के लिए आपको कहीं पे रुकना पड़ेगा, और रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। रिएक्शन में आप रुक नहीं सकते, वो कंटिन्यू चेंज आता रहता है धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे चेंज आता रहेगा। तो एवरेज के बाद एक टॉपिक निकल के आएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस की रेट बात समझ आई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्यों आई है, क्योंकि बेटा एवरेज में क्या होता है, एवरेज हम तब लेते हैं जब चीजें रुक रुक के हो, और यहाँ पर रिएक्शन में क्या है, कन्वर्टर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रुक रुक के नहीं होता, वो कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा होता ही रहता है, बहुत कम मात्रा में होगा, हो सकता है मेजरेबल ना हो, बट बेटा एक बार स्टार्ट होने के बाद मेजरेबल ना हो या हो जाए, दोनों में क्या सांद्रता में परिवर्तन आता रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पढ़नी पड़ती है, अदरवाइज कोई नीड ही नहीं थी कि हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या पढ़े, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़े। तो इसकी में बेटा क्या होता है कि टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी कितने टाइप की है, तो कितने टाइप की है, पहले तो क्या है, फर्स्ट एवरेज। तो एवरेज में ही काम हो गया था, बट क्या हुआ कि जब हमने देखा कि यहाँ पे ग्राफिकल की क्या हो रहा है, यहाँ पे रेट में कंसंट्रेशन में चेंज बार बार आ रहा है, तो हम क्या लिखते हैं उसको, उसके लिए हमने क्या किया कि इमीडिएट कैलकुलेट किया। वहां पे एवरेज बन ही नहीं पा रहा था, बाइक होती ब्रेक लगा लेते, देख लेते, अच्छा 10 किलोमीटर चले, फिर कुछ टाइम लगा, फिर 20 किलोमीटर चले, फिर कुछ टाइम, टोटल टाइम से उसको डिवाइड कर देते, तो वहां से एवरेज निकल आता था। पर रिएक्शन में ऐसा नहीं हो पाता है। यहाँ पर क्या होता है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, लंबे समय में जितना चेंज आता है। एवरेज कब लेंगे, जब लंबे समय में कोई चेंज लेंगे, बस इतना है। डेफिनेशन इसकी भी सेम है, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द चेंज इन concentration of reactant
विद लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम। जब लंबे समय की बात करेंगे, लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, जब लंबे समय की हम बात करेंगे तो बात करेंगे एवरेज की। ओके, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारी वहां से कैलकुलेट हो जाएगी। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट भी चेंज होती है विद लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, तो वहां से क्या कैलकुलेट हो जाएगी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब बात करते हैं इसका फॉर्मूला, इसको लिखेंगे कैसे, क्योंकि यहां पर बात कर रहे हैं फिजिकल, और फिजिकल केमिस्ट्री में ओनली थ्योरी नहीं हो सकती, यहाँ पे क्या होता है, इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बाय एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर जब हम कोई चीज बड़ी लेते हैं तो उसका हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डेल्टा। उसे हम एवरेज जब भी कैलकुलेट करेंगे बेटा, उसे हम लिखेंगे डेल्टा से, ठीक है। और जब भी इंस्टेंट की बात करेंगे, छोटे टाइम इंटरवल ऑफ टाइम की, छोटे इंटरवल ऑफ टाइम की क्या करेंगे, तो उसे हम कहेंगे डी से, बड़े लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम को डेल्टा से। क्लियर हुआ ये बात। ये बात के बाद क्या होगा यहाँ पे एवरेज, तो एवरेज को लिखते कैसे हैं, मान लो रिएक्टेंट से तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में सबसे पहले तुम्हें एक टाइम लिया टी से T1, तो T1 लिया तो यहाँ पे R1 बन गया और यहाँ पे P2 बन गया, P1। नेक्स्ट टाइम तुमने टाइम लिया T से T2, यहां से R2 और P2 बना। अब अगर तुम लिख रहे हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहां पर अगर रिएक्टेंट की टर्म में लिखोगे तो रिएक्टेंट में क्या हो रही है, कमी आ रही होगी, और प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही होगी। तो कुल मिलाकर अगर इंग्लिश में बोलना चाहो तो रिएक्टेंट में क्या होता है, डिसअपेरेंस होता है, और प्रोडक्ट में क्या होता है, तुम्हारा क्या होता है, अपीयरेंस होता है। यानी अपीयरेंस मतलब वृद्धि, यानी प्राप्त हो रहा है, और डिसअपेरेंस मतलब कमी हो रही है। बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर। पहले आर के रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर के टर्म में लिखोगे तो बेटा होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, और आगे माइनस लगाते हैं। माइनस के पीछे रीजन क्या है वो बता रहे हैं आपको, क्योंकि रेट कभी भी माइनस नहीं हो सकती है, कभी भी माइनस नहीं हो सकती। इस चीज को समझ के देखो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम 0 किलोमीटर से जा रहे हैं, और उसके बाद 0 किलोमीटर जब स्टार्टअप तुमने किया बाइक से 0 किलोमीटर, और यहां से तुमने फिर 1 किलोमीटर चल गए, फिर 2 किलोमीटर चल गए, तो यहां से एवरेज जब भी लेते हैं तो एवरेज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से तो आप देख रहे हो 2 किलोमीटर माइनस 1 किलोमीटर, तो आप कितना चले एक बार में, 1 किलोमीटर चले हो, यहां से भी 1 किलोमीटर चले हो। लेकिन जब आप रेट की बात करोगे तो कोई चीज रिएक्टेंट के टर्म में क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में कुछ अमाउंट होगा, कुछ रिएक्टेंट कितना ज्यादा होगा, और दूसरा वाला रिएक्टेंट कितना होगा, जब फाइनल रिएक्टेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, इसीलिए क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब जैसे बात कर लो कि यहाँ पर तुमने क्या किया कि 5 kg कोई चीज थी, 5 kg, और उसके बाद तुम यहाँ पे क्या बन गया, प्रोडक्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे 4 kg और यहाँ पे 1 kg हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब अगर इसके एवरेज निकालोगे तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन जो भी टाइम मान लो T1 लगा है, तो यहाँ पे T1, तो क्या माइनस का आंसर आएगा, और ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अभी बचना कितना चाहिए, यहाँ तो ये दिखा था कि बस इतना बचा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं माइनस का। इनका एवरेज क्या आ रहा है T1 समय में, माइनस आ रहा, और माइनस पॉसिबल नहीं, तो यही साइन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले माइनस। तो रिएक्टेंट आप लोग हमेशा ध्यान रखिए कि रिएक्टेंट के टर्म में, रिएक्टेंट के टर्म में और प्रोडक्ट के टर्म में क्या होगा, प्लस होगा। या फिर ऐसे याद कर लो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ आर, यानी डिसअपेरेंस। डिसअपेरेंस कौन होंगे, रिएक्टेंट होंगे या प्रोडक्ट, रिएक्टेंट होंगे। डिसअपेरेंस कौन होगा, रिएक्टेंट। कमी किसमें आती है, रिएक्टेंट में। तो जिसमें भी कमी आएगी उसके आगे हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखना हो तो यहाँ अपने को ऐसे लिखेंगे, इसका होगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या था, R2 था, फाइनल R2, और इनिशियल क्या है इसका, R1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। इसे क्या करेंगे हम, कैलकुलेट कर लेंगे, T2 माइनस T1। तो यहाँ मान लो 5 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, तो 5 माइनस 2 तो 3 आ गया।
यहाँ पे R2 क्या R1 मान लो 5 kg है, यहाँ पे 2 kg, यहाँ पे 2 kg हो गया, यहाँ पे 3 kg हो गया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, कमी होगा 5 kg। देख लो इसको ध्यान से देख लो, 5 kg था, अब यहाँ पे क्या बचा 3 kg हो गया, 3 kg बचा, यहाँ पे 5 kg, यहाँ पे 3 kg बचा, 3 का 1 kg और कम हो गया, तो यहाँ पे 2 kg बचा। इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे 3 kg 2 kg 2 kg, ठीक है। जब समय तुम्हारा क्या था t था, तो यहाँ पे t1 था, तो तुम्हारा t1 बन गया 3 kg, तो यहाँ पे 2 - 3 तो आ गया -1, -1 आएगा तो बाहर माइनस लगा, तो किसका हो जाएगा, वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां से तुम्हारा साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगी हमेशा, पॉजिटिव। ज्यादा क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्रोडक्ट के टर्म में, तो प्रोडक्ट के टर्म में हम प्लस लगाएंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ P। तो P का तो सिंपल है डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो बात समझ गए कि प्रोडक्ट के टर्म में प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयरेंस हो रहा है, तो अपीयरेंस के टर्म में यहाँ पे प्लस का लगाते हैं, माइनस का नहीं लगाते हैं। तो इसका सिंपल है P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1, क्योंकि समय तो इसमें भी उतना ही लगेगा। जितने समय में कुछ कमी होती है उतने समय में क्या कुछ प्राप्ति भी होती है, अपीयरेंस डिसअपीयरेंस। यहां तक क्लियर हो, क्लियर हो। अब बात करेंगे कि यहाँ पे ग्राफिकल बात करते हैं, यहाँ पे ग्राफ कैसे बनते हैं। तो बेटा डिसअपीयरेंस का स्लोप जो होगा वो डाउनवर्ड होगा और अपीयरेंस का स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे ग्राफिकल अगर मैं बात करूं, ग्राफिकल बात करूं तो अभी बस ग्राफिकल अगर रेटेंट के टर्म में बात करें, रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, डी का मतलब डिसअपीयरेंस इक्वल्स टू माइनस डेल्टा आर और डेल्टा टी। इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो इसका कैसे आएगा, समय को हमेशा बेटा एक्स एक्सिस पे लेते हैं और बाकी कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे लेते हैं। तो यहां पर तुम्हारा कोई आ रहा होगा और कुछ समय बाद क्या हुआ, यही R1 हो गया और कुछ समय बाद क्या हुआ, यही R2 हो गया, ठीक है। और यहां पर तुम्हारा T जो है वो तुम्हारा इस टर्म में क्या लेंगे, T लेंगे। तो यहां पर पहले तुम्हारा क्या हो गया कि यहां से तुम्हारा T1 हुआ और यहां तुम्हारा क्या हो गया, T2 हो गया। तो रेटेंट के टर्म में क्या होगा, तुम्हारा ग्राफ देखो डाउनवर्ड आया, ये तुम्हारा ग्राफ हुआ कि रेटेंट के टर्म में कितना हुआ, ये T1 और ये तुम्हारा T2। क्या क्लियर हुआ, ये तो रिएक्टेंट के टर्म में। अब प्रोडक्ट के टर्म में देख लो, प्रोडक्ट के टर्म में पहले तो जीरो था, उसके बाद क्या होगा, तुम्हारा प्रोडक्ट बढ़ेगा। तो प्रोडक्ट को मैंने बताया था कंसंट्रेशन को किस टर्म में लेंगे, वाई एक्सिस पे लेंगे और टाइम को एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, पहले तुम्हारा बढ़ा, तो यहाँ पे मान लो P1 हो गया, तो यहाँ पे P1 ले लो और धीरे धीरे करके स्लोप सही होगा, सीधा हो जाएगा P2 और T2। ये तो तुम्हारा प्रोडक्ट के टर्म में तुम्हारा क्या होता है, प्रोडक्ट के टर्म में तुम्हारा जो ग्राफ होता है बेटा वो तुम्हारा अपवर्ड होता है और रेटेंट के टर्म में क्या होता है, तुम्हारा ग्राफ डाउनवर्ड होता है। एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस कि कौन था, प्रोडक्ट था, वो क्या होता है, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यहां तक आई होप तुम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर कौन कौन से फैक्टर जो है अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो पहला कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कुल मिला के एक चीज ये समझो कि रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन है क्या। तो पहला टर्म निकल के आया रिएक्शन, क्योंकि ये सब फैक्टर जो है कॉमन है, इनके नाम है बस, बाकी रियल में क्या हो रहा है रिएक्शन में, रिएक्शन करवाने के लिए रिएक्टेंट का टूटना जरूरी होता है।
रिएक्टेंट जब भी ब्रेक होगा, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये जब ब्रेक होगा और जब इनका ब्रेक होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनाने के लिए इनके बॉन्ड ब्रेक होने बहुत जरूरी है। तो रिएक्टेंट जब भी टूटेगा, क्योंकि जब कुछ टूटेगा तभी कुछ नया बनेगा, तो इनके बीच रिएक्टेंट में क्या होते हैं, बॉन्ड होते हैं, और प्रोडक्ट में क्या होते हैं तुम्हारे, वो भी न्यू बॉन्ड होते हैं, क्योंकि कुछ नया बनना मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। यहाँ पे केमिकल रिएक्शन को बेटा ये भी कह सकते हो डिकम्पोजिशन ऑफ ओल्ड बॉन्ड टू कन्वर्टिंग अ न्यू बॉन्ड टू क्रिएट अ न्यू बॉन्ड या फॉर्म अ न्यू बॉन्ड। कुछ नया बॉन्ड, कोई नया बॉन्ड बना देना मतलब कोई नई स्पीशीज बना देना जिसकी प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो। तो कुल मिला के बॉन्ड बनाने के लिए एक वर्ड आता है कि टकराव, मतलब कोलिजन का होना बहुत जरूरी है। क्या बात करते हैं, कोलिजन की। बस अब देखो कि कोलिजन जिन जिन चीजों से तुम्हारी कोलिजन हो जाए वो क्या करेंगे, वो अफेक्ट करेंगे, जिन जिन चीजों से तुम्हारी कोलिजन हो जाए वो सारी चीजें तुम्हें अफेक्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। जिसमें कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगी तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कम होगा, क्योंकि कोलिजन के बाद ही चीजें टूटती हैं। जब तक कोलिजन नहीं होगा चीजें ब्रेक नहीं होती है। तो कोलिजन किन किन फैक्टर्स की वजह से, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन कैसे फैक्टर इफेक्ट करता है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक चैम्बर में अगर तुमने एक पार्टिकल यहाँ लिया, एक पार्टिकल यहाँ लिया, तो इनके बीच कोलिजन होने के चांसेस बहुत कम है। और पार्टिकल क्या पास पास ले लो, जब पार्टिकल पास पास ले लोगे तो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगी, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगी तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा, और नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट बन जाएगा तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जल्दी होने लगेगा। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जल्दी होगा तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। जिन जिन चीजों से तुम्हारी कोलिजन बढ़ाई जा सके उससे बेटा, उससे क्या होगा, जिन जिन चीजों से कोलिजन बढ़ाई जा सके उससे तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मतलब मात्रा ज्यादा लोगे तो कोलिजन ज्यादा होगी, कोलिजन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन तीनों टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन फैक्टर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अलग होता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब कोलिजन बढ़ गई। टेम्परेचर में बेटा सिंपल सी बात है, अगर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो यहाँ से क्या होगा, कंसंट्रेशन यानी यहाँ से ब्रेक मतलब नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ कोलिजन, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन बढ़ गई, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में कोलिजन बढ़ गई मतलब कंसंट्रेशन में चेंज बढ़ गया, और कंसंट्रेशन में चेंज ही तो रेट है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन जल्दी जल्दी हो रहा है। तो यहाँ पे टेम्परेचर हो गया। बात करते हैं सबसे नया जो है तुम्हारा, ये बेटा तुम्हारा जो है वो तुम्हारा है कैटालिस्ट। क्योंकि कैटालिस्ट का काम क्या है, कैटालिस्ट आखिर वर्क कैसे करता है, तो कैटालिस्ट की वर्क करने के पीछे क्या है, बात यहां से समझो कि ये प्रोडक्ट आखिर बनता कैसे है। तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एनर्जी का गेम है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है वो तुम्हारा प्रोडक्ट में चेंज होता है, और चेंज कैसे होता है, क्योंकि रिएक्टेंट को कुछ एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, कि मतलब यहां से एक वर्ड निकल के आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदला, तो यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्टिवेशन एनर्जी यानी संकीर्ण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, ये एनर्जी तुम्हारी एक्टिव, कुल मिला के एक्टिव करती, किसको एक्टिव कर रही है, रिएक्टेंट को, क्योंकि रिएक्टेंट को एक्टिव करेगी तभी तो प्रोडक्ट चेंज होगा। अब रिएक्टेंट को एक्टिव करने के लिए जो कम से कम ऊर्जा आवश्यक होती है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। सॉरी, ग्राफिकल समझ के देखो कि मान लो ये तुम्हारा यहाँ से इसका रिएक्टेंट ले लो, ये तुम्हारा कुछ प्रोडक्ट ले लो, ये यहाँ से तुम्हारा रिएक्शन क्या हुआ, ये चालू हो गया, और उसके बाद यहाँ तक ये जाएगा, उसके बाद बेटा ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। बेटा यहाँ पे एक वर्ड आता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, लेकिन वो खैर बाद में डिस्कस करेंगे कि थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है। तो ये रिएक्टेंट, यहाँ पे ये रिएक्टेंट, ये तुम्हारी यहाँ तक रिएक्टेंट की पावर यहाँ पे है। रिएक्टेंट यहाँ से यहाँ तक का सप्लाई किसकी मदद से करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब कोई एनर्जी दी जाएगी। ठीक है, कोई एनर्जी दी जाएगी तब जाके एनर्जी यहाँ तक आएगी, यहाँ पे आने के बाद फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस एनर्जी को क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब पदार्थ के पास पहले से तो एनर्जी थी, बस कितनी ज्यादा दी, उतनी ज्यादा दी जिससे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड टू रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, चेंज इन प्रोडक्ट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर्ड, जो आवश्यक है टू कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू
प्रोडक्ट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। इसको चलो लिख देते हैं, अब समझ कर चलो कैटलिस्ट को बता देते हैं, फिर बता लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी डेफिनेशन। कैटलिस्ट, अच्छा कैटलिस्ट क्या करता है, ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है बेटा, कम कर देता है। अब समझ लो कि कैटलिस्ट आखिर रेट ऑफ रिएक्शन चेंज कर सकते, कैटलिस्ट का कोई काम नहीं, तुमने पढ़ा होगा कैटलिस्ट आर नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, ये बात सही है। यहां पर केमिकल काइनेटिक में समझ जाओगे, क्योंकि यहां पर हो क्या रहा, ये एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या जब वहां तक है, कैटलिस्ट क्या कर देगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को यहां पे ले आएगा, वापस ले आएगा, और जब एक्टिवेशन एनर्जी को यहां पे लगभग रिएक्टेंट के पास ले आएगा तो रिएक्टेंट क्या होने लगेगा, यही प्रोडक्ट बनने लगेगा, मतलब उसको एक बाईपास, इंटरनल बाईपास दे देगा। ये आउटर बाईपास, सिटी के बाहर जो आउटर बाईपास बना होता है, इसके हम क्या करते हैं, सिटी के अंदर से सप्लाई देती, तो सिटी के अंदर सप्लाई 9 बजे के बाद मिलती है, मतलब वो 9 बजे क्या होता है, वो टाइम क्या कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो यहीं पे कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब इंटरनल सप्लाई दे रहा है, यानी इंटरनल स्पेस दे रहा है, यानी इंटरनल सरफेस प्रोवाइड करा रहा है। तो कुल मिला के क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है, और एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस होगी तो यानी नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। बेटा क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या करता है, रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी, रिड्यूस द एक्टिवेशन एनर्जी। ये बेटा एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, रिड्यूस करता है, और जब ये रिड्यूस कर देता है, रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज, इस कारण से क्या होता है, ड्यू टू रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, ड्यू टू रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, टू रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी जब एक्टिवेशन एनर्जी रिड्यूस करते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाती है, और नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो जाएंगी तो क्या होगा तुम्हारा, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज ड्यू टू rate of reaction also increase, इस कारण से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कारण समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं, यहां पर एक वर्ड आया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी let's लिख देते हैं, द मिनिमम एनर्जी which is the minimum energy which is required for conversion of reactant into product, मतलब ऊर्जा की कम से कम वह मात्रा जो कि आवश्यक होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, वो होती है एक्टिवेशन एनर्जी। कैटालिसिस ने क्या काम किया था, इसी को कम कर दिया था, इसको कम करने की वजह से कोलिजन क्या हो रहे थे, डाउन होने लगे थे, ग्राफ से देख लो कि कोलिजन क्या है, यहाँ हो रहा था। तो कैटालिस्ट क्या कर रहा है, कैटालिस्ट हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, कैटालिस्ट हमारा क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ प्रोडक्ट बना रहा है। तो ये क्या करता है, कम कर देता है, और ये कम कर देगा तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होती है, पार्टिकल की बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन कंसंट्रेशन जल्दी होने लगेगा, और जल्दी होने लगेगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। आपका चैप्टर अब बेटा
सॉरी, एक जो टॉपिक था आपका वो टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या था, वो छूट गया था, छोटा सा टॉपिक, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि वहां पे बात हो रही थी कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं पूरी तरीके से बेटा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्लोप जो होता है डाउन होता रहता है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट होता रहता है, वो बात अलग है कि मेजरेबल है या नहीं है, मतलब नापने योग्य, मेजरेबल। ये हिंदी में इसलिए बोल देता हूं बेटा क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री का वाला से, इसलिए हिंदी बोलना लाजमी है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। डेफिनेशन इन सबकी वही सेम है क्योंकि कंसंट्रेशन में तो चेंज आना है, कंसंट्रेशन में तो चेंज आएगा, लेकिन छोटा चेंज आएगा, द स्मॉल डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, द स्मॉल डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या तो रिएक्टेंट के टर्म में आप लोग देख लें, या और स्मॉल इंक्रीज in concentration of product in a very short time interval, very short time interval। मतलब सबसे छोटा चेंज और सबसे कम समय, बहुत छोटे अमाउंट में, और यहाँ पे मैंने पहले बताया था सबसे छोटे अमाउंट को हम लिखते हैं डी से, किससे लिखते हैं, डी से। तो इसके लिए रिएक्टेंट के टर्म में क्या क्या, जैसे आर टू प्रोडक्ट, मतलब इसमें कमी आएगी उसमें वृद्धि होगी, तो इनमें क्या होता है, डिसअपेरेंस होता है, उसमें अपेरेंस होता है। तो इंस्टेंट रेट ऑफ डिसअपेरेंस, instant rate of disappearance of reactant equals to d r upon dt। बेटा ये एवरेज की बिल्कुल इक्वल है, बस वहां पे क्या लेते थे, डेल्टा लेते थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा डी ले रहे हैं, बाकी बिल्कुल सेम है, क्लियर हुआ। तो इसको सॉर्ट करके लिख लेते हैं, इंस्टेंट rate of appearance, rate of appearance of product equals to dp upon dt। कैमरा में छुपा दो, dp upon dt। ये क्लियर हुआ कि इंस्टेंट रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ प्रोडक्ट dp अपॉन dt, क्योंकि प्रोडक्ट क्या होता है, अपेरेंस होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपेरेंस होता है, बस वहां पे ये बिल्कुल एवरेज की तरह है, इसमें बस चेंज इतना क्या है कि स्मॉल डिक्रीज आता है, या तो स्मॉल डिक्रीज आएगा या फिर तुम्हारा स्मॉल इंक्रीज आएगा, और सबसे कम टाइम में होगा, शॉर्ट टाइम इंटरवल। तीन बातें हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है, या तो प्रोडक्ट के टर्म, रिएक्टेंट के टर्म में कहेंगे तो स्मॉल कमी आएगी, प्रोडक्ट के टर्म में कहेंगे स्मॉल वृद्धि होगी, और सबसे कम टाइम में। यहां तक क्लियर हुआ? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।